चलो देखो, हम लोग मनोविज्ञान विषय को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ स्टडी कर चुके हैं, तो उसी का ही हम लोग क्या करते हैं, अभी रिकॉल करते हैं, ठीक है। समझते हैं कि किस प्रकार से मनोविज्ञान एक जो विषय है हमारे सामने बनना है, तो किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है ना, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से, यानी कि फिलॉसफी से हुई है। किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है, ठीक है। किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से, आपको बोलना है साथ साथ, ठीक है। दर्शन शास्त्र से हुई है, यानी फिलॉसफी से। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो हमने देखा था इसमें क्या होता है कि दर्शन शास्त्र में देखा जाए तो ईश्वर का, है ना, ईश्वर का या परमात्मा का या आत्मा का अध्ययन करते थे। किसका अध्ययन करते थे, ईश्वर, परमात्मा या आत्मा का अध्ययन करते थे। यानी इसकी हम बात करें, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, तो वो थी, क्या थी, वो थी यानी आत्मा थी, है ना, परमात्मा थी, परमात्मा, है ना, ईश्वर थी, क्या थी, ईश्वर थी। इसको देखो मैंने रिलेट किया था आपके सामने कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म, जिसमें जिस विषय में हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसका नाम है दर्शन शास्त्र, ठीक है। मैं आपसे क्या बोलूँगा, गणित में हम क्या पढ़ते हैं, गणित में हम संख्याओं के बारे में या कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपसे बोलूँ बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इस दर्शन शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, आत्मा, ईश्वर या परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा के बारे में। हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान का जननी विषय क्या है, तो मनोविज्ञान का जननी विषय क्या है, दर्शन शास्त्र है। क्या है, दर्शन शास्त्र है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है वो नोट कर लिया ना अपना, ये यहाँ पर ही ऐसे साथ ही साथ नोट करना है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लगातार क्या है, आपको ऐसे ही नोट करते चले जाना है, ठीक है, जो समझ में आ रहा है। हालांकि मैं रिकॉल कराऊंगा कई बार, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। आप यहाँ पर हो क्लास में, मतलब सांसें चल रही हैं आपकी, आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना बाकी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या करना है, जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान का जननी विषय कौन, किसे कहते हैं, तो दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र का पिता कौन था, फादर ऑफ फिलोसफी कौन था, अरस्तु था। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो अरस्तु है वो दर्शन शास्त्र का पिता है, तो फिर मनोविज्ञान का पिता कौन होगा, अरस्तु हो जाएगा। चूंकि जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से। किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान की उत्पत्ति इससे हुई है, और इसका जनक कौन था, अरस्तु था। तो मनोविज्ञान का जनक भी कौन होगा, अरस्तु ही होगा। कौन होगा, अरस्तु ही होगा, ठीक है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन यह आता है कि जो मनोविज्ञान था, है ना, इस मनोविज्ञान का क्या हुआ था, ऐसे ही एकदम ये विषय नहीं बन गया था। जब कोई नया विषय बनता है तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो किस प्रकार से इस मनोविज्ञान का विकास हुआ, तो उसका पहले हम विकास क्रम देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हम समझते हैं इसमें। देखो, मनोविज्ञान का विकास क्रम के अंतर्गत देखते हैं अपन लोग कि जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है वो क्या है। तो देखो, पहला हमने स्पष्ट कर लिया कि मनोविज्ञान का विषय जननी कौन सा है, दर्शन शास्त्र है ना। मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो हमने ये स्पष्ट कर लिया है, कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है ना, इस मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है ना, विकास कैसे हुआ है। तो मनोविज्ञान का सबसे पहले जो विकास हुआ था वो हुआ था आत्मा के विज्ञान से। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन करते थे, तो उसी वे में हम यह कह सकते हैं कि जो ये दर्शन शास्त्र से जब ये मनोविज्ञान आया था, है ना, उसे ऑन करना, वहाँ से एमसीबी होगा, अगर देखो उठा हुआ है, ऊपर ही देखो, ऊपर ही उठा है, क्या हो गया, डाउन हो गया, सब मामला खराब कर दिया। एमसीबी देखना, ग्री ऊपर को है, ऊपर है, तभी बंद हुआ, लाइट गई है अभी, लाइट अब नीचे डाला है, कैसे बंद कर, दोबारा से। अच्छा, दोबारा चालू करो, वो लोड नहीं झेल पाया ना, इसको बंद करना पड़ेगा। देखो आगे, अब मनोविज्ञान के विकास क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किसकी, जो मनोविज्ञान के विकास में पहली बार अब जो बात करते हैं वो करते हैं आत्मा का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान का विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है, आत्मा से हुआ है। तो हम बात करते हैं आत्मा का विज्ञान।
यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? यह आत्मा का विज्ञान है। यह जो थ्योरी है, अवधारणा है, यह किसके द्वारा दी जा रही है? तो ये अरस्तु के द्वारा। यानी इसका जनक कौन है? इसका जनक कौन है? अरस्तु है। यानी मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु है। और आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि आत्मा के विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। कोई दिक्कत किसी को? देखो, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, दर्शन शास्त्र का जनक भी अरस्तु है ना। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो उस आधार पर जब अरस्तु ने मनोविज्ञान दिया था, उस समय यह आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना गया था। किसके नाम से? आत्मा के विज्ञान के नाम से। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसमें हमने देखा था कि आत्मा का विज्ञान, अरस्तु के कुछ चेले चपाटे भी थे जिन्होंने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन किया था। तो आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान के जो समर्थन करता थे वो कौन कौन व्यक्ति थे? आत्मा के विज्ञान के समर्थन करता कौन कौन से थे? तो प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। डेकार्टे थे। कौन थे? डेकार्टे, है ना, डेकार्टे थे। गैरेट थे। कौन थे? गैरेट थे। केलर थे। कौन थे? केलर थे। ठीक है। और रुडोल्फ गोइकिल थे। कौन थे? रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। कौन थे? गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। यानी कि ये इतने सारे व्यक्ति क्या थे? इस आत्मा के विज्ञान के समर्थन करता थे। क्या थे? आत्मा के विज्ञान के समर्थन करता। ठीक है, ध्यान रखना। और आत्मा के विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। तो आप यहाँ समझते हैं जो समर्थन करता थे, समर्थन करता प्लेटो थे, डेकार्टे थे, गैरेट, केलर और रुडोल्फ गोइकिल थे। तो सबसे पहले हमारा सामने क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से क्वेश्चन जो हमारे सामने बनता है, हमारे सामने वो किस हिसाब से बनता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्या बनेगा? नहीं है। तो क्या है? ये तो है ना, इसमें से एक अलग से देगा, है ना। जैसे चेतना के मनोविज्ञान से दे दिया किसी उठा करके, ठीक है, किसी मतलब ऐसे देगा जो मतलब भ्रमित करने के लिए। तो नहीं वाला ज़्यादा पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना, उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन लगाना है। तो हम क्या कहते हैं? जो आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ना, इसके समर्थन करता थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस रुडोल्फ गोइकिल की, जो इसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, केलर वगैरह हैं या गैरेट है या रुडोल्फ गोइकिल है, तो इनको ले लेते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं रुडोल्फ गोइकिल की। रुडोल्फ गोइकिल वह व्यक्ति है जिसने 1590 में, है ना, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक या मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ लिखा था, साइकोलॉजिया। क्या लिखा था? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक या साइकोलॉजिया नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा। कब लिखा गया था? 1590 में। और इस साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में, इस साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में इसने शब्द दिया था मनोविज्ञान। क्या दिया था? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन? मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन? बताओ। रुडोल्फ गोइकिल। कौन है? रुडोल्फ गोइकिल, यानी मनोविज्ञान शब्द का जनक। अब देखो यार, दो क्वेश्चन हो गए। मनोविज्ञान विषय का जनक कौन है? तो अरस्तु है। और मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन है? रुडोल्फ गोइकिल है। कौन है? रुडोल्फ गोइकिल है। कौन है? रुडोल्फ गोइकिल। कोई दिक्कत किसी को? है ना। अब आगे बात करते हैं, इसी में हम बात करते हैं इसकी। देखो गैरेट की। गैरेट ने क्या काम किया है? गैरेट ने क्या किया कि जो साइकोलॉजी शब्द था, है ना, मैं यहाँ कह सकता हूँ पहली बार, है ना, पहली बार, है ना, जो साइकोलॉजी शब्द था इसका वर्गीकरण करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? साइकोलॉजी शब्द का पहली बार वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गैरेट है। क्या है? गैरेट है ना। गैरेट ने जो साइकोलॉजी शब्द था, है ना, जो साइकोलॉजी शब्द था, साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक था साइकी, एक शब्द क्या था? साइकी था, ठीक है, और एक था लोगस। क्या था? लोगस, है ना। साइकी और लोगस। साइकी शब्द किस भाषा का है? साइकी शब्द किस भाषा का है? यूनानी भाषा का या ग्रीक भाषा का? किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का या यूनानी भाषा का? किस भाषा का है? यूनानी भाषा का। चूंकि जो अरस्तु है ना वो यूनान का निवासी है। कहाँ का है? यूनान का निवासी है। यानी अरस्तु जो है ना वो यूनानी दार्शनिक है। क्या है? यूनानी दार्शनिक है। कैसा है? यूनानी दार्शनिक। कोई दिक्कत किसी को? तो हम देख सकते साइकोलॉजी शब्द का पहली बार वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गैरेट है। क्या है? गैरेट है। तो गैरेट को इस आधार पर आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी का पहली बार वर्गीकरण किसने किया था? तो गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में, देखो इसी में ये जो व्यक्ति है केलर, केलर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो केलर ये व्यक्ति है ना, केलर के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है। केलर ने एक पुस्तक लिखी है साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पुस्तक का रचयिता कौन है? तो साइकोलॉजी पुस्तक का रचयिता कौन है? केलर है। साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? केलर ने लिखी है। किसने लिखी है? केलर ने लिखी है। ठीक है, केलर। अब केलर ने क्या किया था पता है? जो ये अरस्तु था, जो ये अरस्तु था, इस अरस्तु ने मतलब
इस केलर ने इस साइकोलॉजी में कहा है कि अरस्तु जो है वो क्या मनोविज्ञान का पिता है। मतलब ये अरस्तु को इन्होंने माना था, इसके बाद में केलर के मानने के बाद ही ये माना गया था कि अरस्तु ही मनोविज्ञान का पिता होगा, क्योंकि केलर ने क्या कहा था इस पुस्तक में माना है किसको, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक। लेकिन किस भाषा मतलब किस रूप में माना है, तो अंतःकरण के रूप में। किसके रूप में माना है कि मनोविज्ञान अंतःकरण का विज्ञान है, अंतःकरण का विज्ञान है। यह भी परिभाषा किसकी है, अरस्तु की है। किसकी है, अरस्तु की है। यानी कि जब मनोविज्ञान आया था अरस्तु के समय, उस समय इस मनोविज्ञान का नाम क्या था, अंतःकरण का विज्ञान। क्या था, अंतःकरण का विज्ञान था। क्या नाम था, अंतःकरण का विज्ञान था। जब ये आया था, है ना, 16वीं शताब्दी में। कब आया हुआ है, 16वीं शताब्दी में। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, आगे चल करके इस आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार। अस्वीकार क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि ये आत्मा का विज्ञान जो शब्द दिया था, विज्ञान उसी को कहते हैं जो वस्तु मूर्त हो, क्या हो, दिखाई दे, और मूर्त हो और जिसमें प्रयोग संभव हो। तो आगे चलकर हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा चीज़ों को। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी आपको कि जो आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। तो इसको समझो थोड़ा सा। देखो आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो हम देखो हमारे सामने शब्द आता है विज्ञान, तभी तो हम आत्मा को समझ पाएंगे। यानी आत्मा क्या है, आत्मा अमूर्त है। क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है, दिखाई नहीं देता है। सब कहते हैं कि आत्मा है लेकिन दिखाई देता नहीं है, यानी अमूर्त है, ठीक है। तो अब इन्होंने दिया विज्ञान है, लेकिन विज्ञान ये कब होगा, यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसकी परिभाषा आत्मा का विज्ञान है। इसको, है ना, इसको अस्वीकार कर दिया गया था, है ना, इसको अस्वीकार कर दिया गया था 17वीं शताब्दी में। कब कर दिया गया था, 17वीं शताब्दी में, यानी 1700 ईस्वी में। और है ना, यह जो अवधारणा आई थी वो कब आई थी, 16वीं शताब्दी में। कब आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। कब आई थी, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आया, 100 साल तक ये रहा, उसके बाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का रीजन क्या था, क्योंकि विज्ञान जो होती है, विज्ञान मूर्त वस्तुओं में ही होती है, यानी जो वस्तु दिखाई देती हैं वही विज्ञान कहलाता है, नहीं विज्ञान आएगा नहीं। और मूर्त वस्तु होगी तो इस पर प्रयोग संभव होगा, और प्रयोग संभव है तो इसका उपभोग भी हो रहा होगा, यानी उपयोग भी हो रहा होगा। यानी कि अगर किसी विज्ञान में क्या होता है, अगर किसी मतलब किसी का जब हम शोध करते हैं तो शोध करने के बाद में वस्तु दिखाई देती है। पहली बात तो ये है, वस्तु जब दिखाई दे रही होगी तो उस पर प्रयोग संभव होगा, और प्रयोग अगर हो भी गया होगा, प्रयोग अगर हो भी गया होगा, वस्तु बनकर आ भी गई होगी, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो उसका उपभोग मानव कर रहा है, नहीं कर रहा है, मानव उपभोग कर रहा है तो वो साइंस के अंतर्गत आता है। लेकिन आत्मा का उपभोग कौन करता है, आप आत्मा सबसे पहले देखो अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रही है, तो हम कैसे कहते हैं विज्ञान है। तो इस आधार पर जो भी ये मनोवैज्ञानिक आगे आ रहा है उसने क्या कहा कि आत्मा जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। और हम आज से मनोविज्ञान की परिभाषा आत्मा का विज्ञान नहीं मानेंगे, हम मानेंगे मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो दूसरा विकास होता है उसका नाम है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो इन सभी लोगों के भी नाम ध्यान रखने हैं, है ना। यानी कि पहली अवधारणा हमारे सामने क्लियर होगी कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहली अवधारणा क्या थी, आत्मा का विज्ञान थी। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में आता है और 17वीं शताब्दी में क्या हो जाता है, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अब 17वीं शताब्दी में एक नया विज्ञान आता है जिसे हम दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, जिसका नाम क्या है, मन का विज्ञान है। क्या है, मन का विज्ञान है। क्या है, मन का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह अवधारणा यह परिभाषा किसने दी है, पोम्पोलॉजी ने। किसने दी है, पोम्पोलॉजी ने। किसने दिया, पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी किस देश का है, पोम्पोलॉजी किस देश का है, इटली का है। कहाँ का है, इटली का, ध्यान रखना। पोम्पोलॉजी किस देश का है, इटली का है ना। मन का विज्ञान बोले तो क्या, मस्तिष्क। देखो हमारे पास में जो मनोविज्ञान है ना, भारतीय मनोविज्ञान में जो सिलेबस है वो पश्चिमी मनोविज्ञान को लिया गया है। हमारे भारत में मन का मतलब जो होता है वो मन ही होता है, लेकिन चूंकि यह हमारे सिलेबस में पश्चिमी मनोविज्ञान है, इसलिए पश्चिमी मनोविज्ञान में मन का मतलब मस्तिष्क होता है। तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान मस्तिष्क या मन का विज्ञान है। यह अवधारणा किसने दी है या यह परिभाषा किसने दी है, तो आपको ध्यान रखना है पोम्पोलॉजी ने। किसने दी है, पोम्पोलॉजी ने। यानी मन को हम मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और यही इन्होंने बोला है कि विज्ञान है,
मस्तिष्क दिखाई देता है, ऐसा बोला इन्होंने। उसके बाद में इसकी क्या है, ये अवधारणा चलती रहती है आगे चल करके। इसके समर्थनकर्ता कौन कौन से थे? समर्थनकर्ता कौन कौन व्यक्ति थे, है ना, कौन कौन से थे? तो जॉन लॉक था, जॉन लॉक, रीचेरी, ठीक है, और थॉमस रीड। कौन थे? थॉमस रीड, यानी कि ये 3 व्यक्ति थे, ठीक है, ध्यान रखना। जॉन लॉक, रीचेरी, थॉमस रीड, ये इसके कुछ समर्थनकर्ता थे, ठीक है। क्या थे? समर्थनकर्ता थे, ठीक है। रीचेरी, जॉन लॉक और थॉमस रीड समर्थनकर्ता थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जिस प्रकार से मनोविज्ञान, जैसे साइकोलॉजी कह रहे थे, साइकोलॉजी का वर्गीकरण पहली बार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? गैरेट ने किया था। तो दूसरी बार साइकोलॉजी का वर्गीकरण किसने किया? पोम्पोनोजी ने। तो अब क्या करेंगे हम, पोम्पोनोजी को आगे बढ़ा देंगे इसी में ही। तो जो साइकोलॉजी शब्द था, है ना, साइकोलॉजी शब्द का, है ना, दूसरी बार वर्गीकरण किसने किया? दूसरी बार, है ना, सेकंड बार वर्गीकरण किसने किया? सेकंड बार वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है पोम्पोनोजी ने। किसने किया है? पोम्पोनोजी ने। इसने क्या बोला है? साइकी, इसने भी यही साइकी बोला था, साइकी नाम दिया इसने भी, कहते साइकी और लोगस। क्या दिया? साइकी लोगस। साइकी लोगस किस भाषा के शब्द हैं? साइकी लोगस किस भाषा के शब्द हैं? तो ग्रीक या यूनानी भाषा के, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ग्रीक और यूनानी भाषा का, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ना साजी, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं दोनों। किसके हैं? ग्रीक या यूनानी भाषा के। अब यहाँ पर साइकी का अर्थ चेंज हो जाएगा। साइकी का अर्थ, जब गैरेट ने साइकी का वर्गीकरण किया, मतलब साइकोलॉजी का तो साइकी दिया था, तो वहाँ आत्मा नाम दे रहा था, क्या दे रहा था? आत्मा नाम दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या, साइकी शब्द का जो मतलब होता है यहाँ अर्थ, वो क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, मन हो जाएगा, या मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन या मस्तिष्क, यानी कि मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क। और इधर लोगों का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो मनोविज्ञान में, है ना, मन या मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, ऐसी धारणा किसने दी? पोम्पोनोजी ने। ऐसी धारणा किसने दी? पोम्पोनोजी ने। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाता है। लेकिन आगे चल करके इसकी परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसकी परिभाषा को भी कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार किया जाता है क्यों? समझते हैं। क्योंकि इसने ये बोला है, मानते हैं यहाँ पर कि ये बोला है कि मस्तिष्क दिखाई देता है, ये सही बात है। तो इसने क्या किया? तो मस्तिष्क दिखाई देता है, ठीक है। और इसका ये मानता है कि मस्तिष्क में, है ना, मस्तिष्क में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा व्यक्ति क्या है हमें बता सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इनका ये मानना था मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किसके द्वारा जाती है? इंद्रियों के द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाती है? इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में जाती है इन्फॉर्मेशन। अब इंद्रिय मान लेते हैं आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ, ये सभी क्या होती हैं? कान, है ना, यानी इंद्रियां होती हैं ये। तो अब यहाँ पर देखो इंद्रियों के बारे में, जो मस्तिष्क है, मान लो हमने किसी चीज़ को देखा, है ना, तो आँख का प्रयोग किया। अब आँख से हमने वो देख लिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ है, मतलब ये है। तो इनका मानना था कि विज्ञान यही तो मांगता है कि कोई चीज़ दिखनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि देखो व्यक्ति को दिख गया आँख से, तो मतलब ये मूर्त हो गया। तो उस हिसाब से क्या इसमें प्रयोग संभव है और इसका उपभोग भी संभव है, ऐसे करके इन्होंने बोल दिया। लेकिन आगे चलकर दिक्कत यह हुई, जो आगे व्यक्ति आते हैं उन्होंने क्या कहा इसमें ये कहा कि ये सही है कि तुम बोल रहे हो कि मस्तिष्क क्या है? दिख रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं है तब वो क्या बताएगा उसके बारे में? तब तो वो अमूर्त हो गया ना उसके लिए। मान लो कि मतलब आगे जाके क्या होता है, इनकी परिभाषा को भी अस्वीकार किया जाता है। तो अस्वीकार करने का रीज़न क्या था? अस्वीकार करने का रीज़न यह होता है कि आगे चलकर क्या होता है कि इनकी जो परिभाषा होती है वो इस आधार पर अस्वीकार कर दी जाती है कि व्यक्ति को जब ज्ञान है तो वो क्या है? मूर्त बन के मतलब उनके बारे में बता सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है और कुछ भी पूछने लग गए तो व्यक्ति बता नहीं पाता है। इस आधार पर उसके अंदर जो भी बिंब होता है वो क्या होता है? अमूर्त हो जाता है। और अमूर्त के आधार पर इनकी परिभाषा क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी गई। क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी गई। कोई दिक्कत किसी को? तो आगे चल करके फिर क्या होता है? आगे चल करके मनोविज्ञान के विकास क्रम में तीसरा विकास आता है या तीसरी अवधारणा आती है जिसे हम कहते हैं चेतना का विज्ञान। क्या कहते हैं? चेतना का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, इसको समझते हैं। तीसरी अवधारणा क्या है? चेतना का विज्ञान। अब देखो ये जो अवधारणा वो 17वीं शताब्दी में आई थी। कब आई है? 17वीं। ये कब आई है? 16वीं में, ये 17वीं में। अब ये कब आ रही है? तो ये जो आ रही है वो कब आ रही है? वो आ रही है 18वीं में। कब आ रही है? 18वीं में आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना। कब आ रही है ये? 18वीं में, इन 18वीं शताब्दी में आ रही है, ठीक है। इसे दोबारा से चालू करना पड़ेगा। अभी भी कर रहा है? अभी भी कर रहा है।
अब अभी ये बताइए दिन बताया था इसका टोटल कितना हो गया जोड़ने को, इसमें जब क्या होता है 20 को बड़ा करके तो 11 है, 2 चलो देखो इसी भी चला दे रहे हैं, फिर क्या करें, नहीं चल रहा है तो इस भी चला दे, ठीक है। देखो दिख रहा तो है लेकिन हिल रहा है ये भी, फिर भी है। से भाग आएगा कितना तो कितना 7 वाला तो ऊपर चला गया, अब शेष कितना होता है 7 से ऊपर लेके और बट्टे माइनस का माइनस होकर क्या होता है। चलो इस पर चला दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। देखो अब क्या दिक्कत है, अब नेक्स्ट अवधारणा देखते हैं, दिख तो रहा है ना इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं है। देखो तीसरी जो अवधारणा थी वो क्या थी, पहली जो अवधारणा थी वो थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कब आया हुआ है, तो ये आया हुआ है 16वीं शताब्दी में। दूसरी हमारे सामने आते 17वीं शताब्दी में आता है मन का विज्ञान, और 18वीं शताब्दी में आता तीसरी जो अवधारणा थी वो है चेतना का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह अवधारणा किसने दी, यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ये इसका जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। कौन है, विलियम वुंट है। कौन है, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। यानी कि हमें मनोविज्ञान को पढ़ना है तो आत्मा का नहीं, नहीं मन का भी नहीं, किसका करना है, चेतना का अध्ययन करना है। इसने ये बोला कि चेतना का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, चेतना का अध्ययन करना है, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो जो चेतना है, इसके समर्थनकर्ता कौन कौन से थे, इसके समर्थनकर्ता कौन कौन थे, तो इसके समर्थनकर्ता थे विलियम जेम्स था, विलियम जेम्स, जेम्स सेली था, जेम्स सेली, और वाइस था। कौन था, वाइस था, ठीक है। विलियम जेम्स, जेम्स सेली और वाइस था, जेम्स सेली, ठीक है, ध्यान रखना। विलियम वुंट कहाँ का निवासी है, जर्मनी का निवासी है। कहाँ का निवासी है, जर्मनी का निवासी है। कहाँ का निवासी है, जर्मनी का, ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों मनोवैज्ञानिक को नाम ध्यान रखना कौन से देश के हैं। अरस्तु कहाँ का है, यूनान का है, और जो पोम्पोनोजी है वो कहाँ का है, इटली का है, और जो विलियम वुंट है वो कहाँ का है, जर्मनी का है। कहाँ का है, जर्मनी का, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में हम देखते हैं, अब ये विलियम वुंट कहता है कि अगर हमें मनोविज्ञान समझना है तो हमें व्यक्ति की चेतना को समझना होगा, और चेतना को समझ लेंगे तो मनोविज्ञान को हम समझ लेंगे। यानी मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन करते हैं, ऐसी अवधारणा दी है। अब क्वेश्चन आता है चेतना क्या है, चेतना क्या है, चेतना क्या है। देखो जब हम मन की बात कर रहे थे, मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में केवल ये इतना बताता है कि जो चीज़ तुम सीख जाते हो केवल उसके बारे में बता पाते हो। जगह ये यहाँ पर ये बताता है, देखो किस आधार पर, कि चेतना बोले तो संवेदना, क्या, संवेदना है ना, संवेदना। चेतना की अगर मैं आपको स्पष्ट परिभाषा दूं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का आंतरिक भाग ही चेतना कहलाती है या संवेदना कहलाती है। हम एक शब्द दे सकते हैं कि मस्तिष्क का है ना आंतरिक भाग, आंतरिक भाग क्या कहलाता है, चेतना कहलाती है। आप एग्जाम्पल से समझिए इसको, है ना। मस्तिष्क का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है। क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है। आप चीज़ों को समझते हैं। देखो इनका मानना ये था कि अगर व्यक्ति को समझना है तो व्यक्ति की चेतना को समझ लो। कैसे समझ लो, देखो इनका मानना ये था कि जब व्यक्ति कोई सीखता है, हालांकि इन्होंने भी इंद्रियों का ही प्रयोग किया है, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, है ना, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा क्या होती है, सबसे पहले व्यक्ति को संवेदना होती है। क्या होती है, संवेदना, ठीक है। संवेदना बोले तो चेतना, क्या, चेतना। और चेतना जुड़ी हुई होती है किससे, मस्तिष्क से। किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से। और मस्तिष्क जुड़ा हुआ था किससे, शरीर से। किस जुड़ा होता है, शरीर से। तो इनका ये मानना था कि व्यक्ति जब कोई चीज़ सीखता है पहली बार, जब कोई चीज़ सीखता है पहली बार, तो उसको जो किसी भी चीज़ का जो आभास होता है, वो आभास किसके द्वारा होता है, वो आभास होता है किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा। मान लेते हैं कि व्यक्ति को मतलब ठंडे का पता नहीं, ठंडा या गर्म, तो ठंडा गर्म जो उसे एहसास होता है वो किसी का त्वचा नामक इंद्री से होता है। किससे होता है, त्वचा नामक इंद्री से होता है। व्यक्ति कुछ चीज़ देखता है या सुनता है तो देखने पर आंख का प्रयोग करता है, तो आंख जो है वो क्या एक इंद्री है, तो वो भी क्या होती है, देखो इंद्री, देखो आंख से देखा, देखने पर क्या होती है, संवेदना होती है। संवेदना से क्या हुई, चेतना हुई। चेतना कहाँ गई, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क कहाँ है, शरीर में। तो व्यक्ति क्या करता है, फिर क्रिया करने लगता है। क्या करने लगता है, क्रिया करने लगता है। उस आधार पर मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, क्या है,
एक छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे को अगर हमें नमक खिलाना, नमक पहली बार मान लो कुछ नमक दिया इसको, और नमक जब पहली बार हम देते हैं बच्चे को, तो जीभ के द्वारा, किसके द्वारा, जीभ के द्वारा बच्चे को जब नमक देता है तो जीभ क्या करती है, टेस्ट बताती है। तो जब टेस्ट उसे बताया जाता है तो एक इंद्रिय हमारे सामने जीभ, जीभ क्या करेगी, संवेदना करेगी, यानी कि यहाँ मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक इंद्रिय है जीभ, और जीभ क्या संवेदना करेगी। संवेदना क्या करेगी कि उसके अंदर उसका जो स्वाद था वो कैसा था, खट्टा था कि मीठा था, कैसा था, यानी 6 तरह का मुंह बनाएगा बच्चा जो होता है वो, तो वो जो मुंह बना रहा है वो क्यों, तो वो मुंह बनाना ही क्या है, वो मुंह बनाना क्या, चेतना हो रही है। अब चेतना किससे जुड़ी हुई है, मस्तिष्क से, और मस्तिष्क किससे जुड़ा हुआ है, शरीर से। ऐसी अवधारणा किसने बताई थी, विलियम वुंट ने। किसने बताई थी, विलियम वुंट ने। किसने बताई है, विलियम वुंट ने। ठीक है, ध्यान रखना इस आधार को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, इसके इन्होंने केवल एक पक्ष बताया इन्होंने भी, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके में कुछ कमी रहेगी। विज्ञान कहता है इनके में यही था कि मान लो हमने वस्तु दूर रख दी, ठीक है, और हमने कुछ भी बना दिया, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी बना दिया, मान लो ये बना दिया, बताओ ये क्या है, ऐसे पूछने लग गए। अब यहाँ पर भी क्या था, व्यक्ति को अगर संप्रत्यय कुछ है उसके दिमाग में, या उसने देख लिया, अब देखने पर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तब हम कैसे कहेंगे विज्ञान है वो। तो उसके बाद में इसकी जी जो परिभाषा थी वो भी क्या कर दी गई थी, अस्वीकार कर दी गई थी। और अस्वीकार होने के बाद में फिर एक नई परिभाषा आती है, और नई परिभाषा का नाम क्या है कि मनोविज्ञान ना तो चेतना का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, और ना आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो उसके बाद में 19वीं शताब्दी में, है ना, 19वीं शताब्दी में क्या होती है, एक नई परिभाषा आती है, या एक नई अवधारणा आती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ना, व्यवहार का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में लेकर के आता है किसको, व्यवहार के विज्ञान को। किसको लेकर आता है, व्यवहार का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है ना। और चेतना का विज्ञान की आलोचना कर देता है कौन, चेतना के विज्ञान की आलोचना कौन कर देता है, जेवी वॉटसन। कौन कर देता है, जेवी वॉटसन। ठीक है, कौन कर देता है, जेवी वॉटसन। ठीक है, जेवी वॉटसन। तो व्यवहार का विज्ञान आगे चलो क्या होता है, आ जाता है, क्या आता है, व्यवहार का कौन लेके आता है, जेवी वॉटसन लेकर के आता है। कौन आता है, जेवी वॉटसन। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझ लो, जो ये विलियम वुंट था, विलियम वुंट जर्मनी का था, तो जर्मनी में इसने कुछ काम किया था। मतलब विलियम वुंट को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है विलियम वुंट को, क्यों कहा जाता है बताओ? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, है ना, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या किया था, एक चेतना के ऊपर प्रयोगशाला स्थापित की थी। पहली बार मनोविज्ञान में प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि विलियम वुंट जर्मनी का था, तो जर्मनी में इसने शोधशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं विलियम वुंट के द्वारा, है ना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1879 में। कब की गई थी, 1879 में। यानी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में। ठीक है, ध्यान रखना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई है, 1879 में। कहाँ पर की गई थी, जर्मनी में की गई थी। जर्मनी के किस शहर में की गई थी, लिप्जिंग नगर में, है ना। लिप्जिंग नगर में एक विश्वविद्यालय था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में कार्ल मार्ग विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, कार्ल मार्ग विश्वविद्यालय के नाम से। लिप्जिंग विश्वविद्यालय वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, इसमें 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, इस मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला में किस पर अध्ययन होता था, मनोविज्ञान की इस प्रयोगशाला में किस पर अध्ययन होता था, तो चेतना पर अध्ययन होता था। किस पर अध्ययन होता था, चेतना पर। यानी चेतना पर अध्ययन, यानी कि आपसे बोलूँ कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला में किस पर अध्ययन किया जाता था, चेतना पर। चेतना पर जब अध्ययन किया जाता था तो किस विधि से किया जाता था, अंतर्दृष्टि विधि। चूँकि जो चेतना है वो क्या है, हमारे मस्तिष्क का आंतरिक भाग है ना, तो आंतरिक है तो क्या है, अंतर्दृष्टि बोल दिया। क्या नाम दिया था ना उसको, अंतर्दृष्टि। तो हम यह कह सकते हैं कि चेतना पर जब अध्ययन होता था, तो जब अध्ययन होता था किस विधि से होता था, तो उस विधि का नाम लिख लेना। उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है अंतर्दृष्टि विधि। क्या नाम है, अंतर्दृष्टि विधि। तो अंतर्दृष्टि विधि से चेतना पर अध्ययन किया जाता था। अंतर्दृष्टि विधि से चेतना पर अध्ययन किया जाता था। तो क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि अंतर्दृष्टि विधि का जनक कौन, विलियम वुंट। कौन हो जाएगा, विलियम वुंट। तो अंतर्दृष्टि विधि का जनक कौन, विलियम वुंट। ठीक है, ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि विधि का जनक कौन हो जाएगा, विलियम वुंट। चेतना का जनक कौन, विलियम वुंट। कौन,
विलियम वुंट, ठीक है। चेतना के विज्ञान का जनक कौन? विलियम वुंट, ठीक है। अब देखो आगे चल करके जब इसने ये सब कुछ अवधारणाएं दी इसी विलियम वुंट के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे चल करके इसी व्यक्ति को माना गया कि इसने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया है मनोविज्ञान के लिए। और मनोविज्ञान में क्या हुआ है, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया था इसने, है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो पूछेगा आपसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन, तो तब भी कौन हो जाएगा, विलियम वुंट हो जाएगा। विलियम वुंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय, है ना, स्वतंत्र विषय बनाया था। कब? 1880 में। कब बनाया था? 1880 में, ध्यान रखना 1880 में कब बनाया था, इसे स्वतंत्र विषय बनाया था। इसलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। व्यवहार के विज्ञान, मनोविज्ञान, आगे चलकर चेतना के विज्ञान को भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया जाता है। अब चेतना क्यों अस्वीकार हुआ उसको समझते पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आगे जो नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है व्यवहार का विज्ञान आ रहा है। कौन आ रहा है? व्यवहार का विज्ञान। देखो व्यवहार के विज्ञान के बारे में, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है ना। अंतर्दृष्टि विधि का जनक भी मिल गया हम लोगों को। एक चीज़ चाहो तो एक चीज़ और नोट कर लो यहाँ पर, यहीं पर ही देखो। मैंने आपसे ये बोला प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने की स्थापित, प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की, ठीक है। तो द्वितीय प्रयोगशाला किसने की है? द्वितीय प्रयोगशाला मनोविज्ञान की, और कहाँ स्थापित की गई थी? अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। कहाँ स्थापित की गई है? अमेरिका के मैसाचुसेट्स, है ना। मैसाचुसेट्स जो है वो कहाँ पर है? यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में, ठीक है, ध्यान रखना। किसने स्थापित की है मनोविज्ञान द्वितीय प्रयोगशाला? तो विलियम जेम्स ने। किसने किया? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विलियम जेम्स को हमारे सिलेबस में कभी कभी विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना। तो विलियम जेम्स कहाँ का निवासी है? अमेरिका का ही है। कहाँ का है? अमेरिका का निवासी है, ठीक है। तो द्वितीय प्रयोगशाला मनोविज्ञान की किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो विलियम जेम्स के द्वारा। कहाँ स्थापित की गई है? मैसाचुसेट्स नामक जगह पर, जो कि अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। एक और कर लो इसी में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत में कब स्थापित की गई? भारत में कब स्थापित की गई और कहाँ स्थापित की गई? भारत में। तो भारत में 1910 में सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। 1910 में किसके द्वारा? सेनगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई थी, ध्यान रखना, सेनगुप्त के द्वारा, राइट। अब जो सेनगुप्त हैं इन्होंने कहाँ स्थापित की थी? ये कोलकाता में। कहाँ की थी? कोलकाता में। कहाँ स्थापित की थी? कोलकाता में, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कलकत्ता में। कहाँ स्थापित की है? कलकत्ता में। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। किसकी है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत किसी को? तीनों को क्लियर करा दिया ना। प्रथम की थी विलियम वुंट ने, जो स्पष्ट हो गया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। दूसरी की है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब भारत में प्रथम किसने की है? तो भारत में किया सेनगुप्त ने। किसने किया? सेनगुप्त ने। सेनगुप्त ने भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ व्यवहार वाले पर, ठीक है। इधर से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हो गया नोट डाउन। देखो अब व्यवहार के विज्ञान की बात करते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने दिया? जे वॉटसन ने। किसने दिया? जे वॉटसन ने। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान का जनक है, ये कौन कहता है? जे वॉटसन कहता है। कौन कहता है? जे वॉटसन कहता है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले बात आती है कि व्यवहार क्या है ना। मैं बोलूँ आपसे व्यवहार क्या है, तो व्यवहार का मतलब क्या होता है आपको बताया गया था, बताओ क्या होता है ना, क्या होता है? यानी कि मानव के द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है, जिसे हम कहते हैं चोटी से लेकर एड़ी तक, वो सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? व्यवहार के अंतर्गत आता है। यानी मानव के द्वारा की जाने वाली चोटी से एड़ी तक की क्रिया को हम व्यवहार कहते हैं। ऐसे हम अपने शब्दों में ध्यान रख सकते हैं। जे वॉटसन के अनुसार ही बताते हैं व्यवहार क्या होता है। देखो, इनका ये मानना था कि एक कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति की क्या ये चोटी है, यानी ये सिर है, क्या है? सिर है या चोटी है, और ये क्या? पैर है। क्या है? पैर है ना, सिर है और पैर है। व्यक्ति क्या करता है? देखो इसके पास में 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिर है ना, सिर क्या है? सिर को बोल सकते हैं आंतरिक रूप, या
मानसिक रूप कह दो, मानसिक, क्या बोल सकते हैं, मानसिक, है ना। सिर क्या होता है, मानसिक रूप होता है। और पैर क्या है, पैर कह सकते हैं हम शारीरिक रूप, क्या कह सकते हैं, शारीरिक रूप, शारीरिक रूप, ठीक है। देखो मानसिक का मतलब क्या होता है, चिंतन करना, चिंतन मनन, ये सब हो जाएगा, मनन वगैरह, चिंतन मनन, ठीक है। या और भी कोई एक्टिविटीज, जब हम कोई चीज़ याद करते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो उसमें आ जाएगा। शारीरिक का मतलब क्या होता है, देखो ये चिंतन मनन या चेतना के बारे में कौन बता रहा था, विलियम वुंट बता रहा था। तो विलियम वुंट ने यहाँ पर गुंजाइश छोड़ दी थी, इसलिए जे वॉटसन ने इसको फिट कर दिया। और जे वॉटसन आज वर्तमान में क्या है, व्यवहार के विज्ञान का जनक मान गया। क्या हो गया, व्यवहार के विज्ञान का जनक बन गया है। तो समझते हैं, शारीरिक के अंतर्गत देखा जाए तो क्या हो जाएगा, शारीरिक के अंतर्गत देखेंगे हम तो जैसे मान लो दौड़ना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब क्या है, सब इसके अंतर्गत आएगा। देखो जब व्यक्ति चलता है, ठीक है, सोचना, जब व्यक्ति चलता है या बैठता है, चलना बैठना सब शारीरिक क्रिया है। क्या है, शारीरिक क्रिया है। क्या है, शारीरिक क्रिया है, ठीक है। या रूप दिया है, क्रिया रख लो, क्रिया सही रहेगा शब्द, क्रिया है, ठीक है। मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया। तो दौड़ना, दौड़ेगा तो भी तो चिंतन करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, नहीं सोचेगा। तो व्यक्ति का आंतरिक रूप और व्यक्ति का बाह्य रूप जब दोनों मिला देते हैं तो उस स्थिति का नाम व्यवहार है। क्या नाम है, व्यवहार है। और सरल शब्दों में बोले तो क्या है कि एक व्यक्ति सिर से लेकर पैर तक कोई ना कोई क्रिया करता ही है, कोई ना कोई उसका मतलब स्वभाव होता ही है, उस स्वभाव का नाम ही व्यवहार है, उस स्वभाव का नाम ही व्यवहार है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो तो व्यवहार का मतलब समझ में आ गया ना। व्यवहार का मतलब, व्यवहार पर सर्वाधिक अध्ययन किस व्यक्ति ने किया है, जे वॉटसन ने। किसने किया है, जे वॉटसन ने। व्यवहार पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया है, जे वॉटसन ने, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए व्यवहार का विज्ञान जनक कौन है, जे वॉटसन है। लेकिन व्यवहार शब्द का जनक कौन, व्यवहार शब्द का जनक विलियम मैकडूगल है। कौन है, विलियम मैकडूगल है। एक चीज पहले कर लो यहाँ पर, जो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान दिया इसने था, लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ समर्थन करता होंगे, नहीं होंगे, है ना। इसका भी तो समर्थन किया हो किसी न किसी ने। तो इसके समर्थन करता कौन कौन व्यक्ति थे, कौन कौन व्यक्ति थे। तो विलियम मैकडूगल ले लेते पहले। तो विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल था, CL हल था, क्लार्क L हल, CL हल था, BF स्किनर था, BF स्किनर, और विलियम वुडवर्थ था, वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ था, ठीक है ना। और इवान पी पावलोव भी था। कौन था, इवान पी पावलोव, इवान पी पावलोव, पावलोव, ठीक है, इवान पी पावलोव। यानी इतने कुछ मनोवैज्ञानिक थे, और भी मनोवैज्ञानिक हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे सिलेबस में इन मनोवैज्ञानिकों में जोड़ा गया है। तो जे वॉटसन, विलियम मैकडूगल, CL हल, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, व्यवहार के विज्ञान से। किससे जुड़े हुए हैं, व्यवहार के विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब यहाँ समझते हैं, मैंने बोला कि व्यवहार के विज्ञान पर सर्वाधिक अध्ययन, व्यवहार पर सर्वाधिक अध्ययन व्यक्ति किया हुआ है जे वॉटसन। तो जे वॉटसन व्यवहार के विज्ञान का जनक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके जो विलियम मैकडूगल है ना, इससे पहले आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो व्यवहार है ना, व्यवहार शब्द का जनक कौन, तो व्यवहार शब्द का जनक कौन है, तो व्यवहार शब्द का जनक कौन है, विलियम मैकडूगल है। कौन है, विलियम मैकडूगल। क्या है, विलियम मैकडूगल है। कौन है, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल कहाँ का निवासी है, अमेरिका का। कहाँ का निवासी है, अमेरिका का निवासी है। कहाँ का निवासी है, तो अमेरिका का, यानी USA का निवासी है, विलियम जेम्स के साथ ही। ये भी कहाँ का है, अमेरिका का है। ये भी कहाँ का है, अमेरिका का है। जे वॉटसन कहाँ का है, जे वॉटसन भी अमेरिका का ही है। जे वॉटसन भी कहाँ का है, अमेरिका का ही, ध्यान रखना, सभी अमेरिका। विलियम जेम्स भी अमेरिका का हो गया, और जे वॉटसन भी अमेरिका का हो गया, और मैकडूगल भी कहाँ का हो गया, अमेरिका का हो गया। कहाँ का हो गया, अमेरिका का हो गया। अब देखो, जो ये विलियम मैकडूगल था, विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, है ना। विलियम मैकडूगल ने पुस्तक लिखी थी 1905 में, है ना, 1905 में, ध्यान रखना है। 1905 में किसकी पुस्तक आई थी, कौन सी पुस्तक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा पुस्तक किसकी है, तो विलियम मैकडूगल की है। किसकी है, विलियम मैकडूगल की है। मनोविज्ञान की अवधारणा पुस्तक किसकी है, तो विलियम मैकडूगल की है। किसकी है, विलियम मैकडूगल की है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है ना। तो ये हमें ये पता पड़ पा रहा है कि व्यवहार शब्द किसने दिया है। तो देखो, जो ये पुस्तक है ना, इस पुस्तक में पहली बार 1905 में व्यवहार शब्द की बात की गई थी।
व्यवहार शब्द। जबकि मनोविज्ञान की यानी व्यवहार का विज्ञान जो आया है वो 1912 में आया। कब आया है? 1912-13 में। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि व्यवहार का विज्ञान 1905 के बाद ही तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर व्यवहार शब्द हमें 1905 में ही मिल रहा है, कहाँ पर? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि विलियम मैकडूगल व्यवहार शब्द का जनक है। कौन है? व्यवहार शब्द का जनक। जिस प्रकार से मनोविज्ञान शब्द का जनक रुडोल्फ गोइकिल है, उसी प्रकार से व्यवहार शब्द का जनक विलियम मैकडूगल है। क्या है? विलियम मैकडूगल है। पता है नहीं बताया? मनोविज्ञान विषय का जनक अरस्तु है, लेकिन व्यवहार के विज्ञान का जनक जेबी वॉटसन है। कौन है? जेबी वॉटसन है। देखो आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कोई समस्या किसी को भी? कोई समस्या नहीं है ना। एक चीज़ करो आप यहाँ पर देखो, हम लोगों ने बात की थी 1890 तक हम उधर आ गए थे, वैसे भी 1880 या 90 तक 80 तक आ गए थे ना वहाँ पर, कि विलियम वुंट ने, है ना, विलियम वुंट ने स्वतंत्र दर्जा दिलाया था मनोविज्ञान को 1880 में, ठीक है। 1880 के बाद में हम 1890 तक बने थे, यानी 1880 से 1890 से मानो 1890 से लेकर के 1905 तक के समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, लिख लो। 1890 से लेकर के 1905 तक कोई इसमें विकास नहीं हुआ था मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का बंजर काल किस समय को कहते हैं? तो 1890 से 1905 को कहते हैं मनोविज्ञान का बंजर काल। मनोविज्ञान का बंजर काल किस काल को कहते हैं? मनोविज्ञान का बंजर काल किस काल को कहते हैं? तो किस काल को कहते हैं? तो ध्यान रखना है, ये कहा जाता है 1905 से 1890 से लेकर के 1905 के काल को हम मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ पर देखो एक चीज़ रख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान एक्चुअल में देखा जाए तो किसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक बनने का मतलब यह है कि बच्चा हमारे सामने आएगा, तो बच्चे का व्यवहार से ही पता लगाना है कि बच्चा क्या चाहता है। तो इसका मतलब क्या? मनोविज्ञान जो एक्सेप्ट करता है वर्तमान में, वो कौन सी परिभाषा को एक्सेप्ट कर रहा है? व्यवहार के विज्ञान को। तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान की नींव कब से पड़ी? व्यवहार के विज्ञान से। कब से पड़ी है? 1912 से। देख लेना, लिख लो इस बात को कि मनोविज्ञान की नींव कब पड़ी है? 1912 से। मनोविज्ञान की नींव कब पड़ी है? 1912 से। 1912 से, ठीक है। मनोविज्ञान 1912 का मतलब क्या? व्यवहार के विज्ञान के बाद, यानी कि व्यवहार की अवधारणा जब से आई है तब से क्या हो गया है? मनोविज्ञान की नींव पड़ गई थी। तब से क्या हो गया? मनोविज्ञान की नींव पड़ गई थी, ठीक है। मनोविज्ञान की नींव पड़ गई थी। एक व्यक्ति एक कथन है ना, उस कथन को पहले लिखो। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका कथन है, पहले उस कथन को लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं बोलो, ठीक है। देखो एक विलियम वुडवर्थ है ना यहाँ पर, ये विलियम वुडवर्थ, इसी के हिसाब से यहाँ करा देना। देखो विलियम वुडवर्थ ने यहाँ पर क्या किया है? कथन दिया है। बाकी सभी जुड़े हुए हैं। CL पुनर्बल का सिद्धांत दिया है, शास्त्रीय परंपरागत अनुमान का सिद्धांत दिया है, ठीक है, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, ठीक है, इसने। और विलियम वुडवर्थ एक मतलब क्या दे रहा है उसको समझ लो। और अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत इसने ही दिया है। मोटिवेशनल जो थ्योरी है किसने दिया? सबसे पहले इसने ही दी है ना। मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया ना, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। आगे बात करते हैं, देखो हम लोग बात करते हैं इसकी, कर लेते हैं, बाकी तो सब लोग आगे आएंगे। इसने कथन दिया है, इसका कथन है। कथन क्या है समझ लो इसको, कथन लिखो इसको साथ ही साथ। कथन में लिखो, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा। फिर अपने मन को छोड़ा। फिर अपने मन को छोड़ा। फिर अपने मन को छोड़ा, ठीक है। बाद में अपनी चेतना खोई। बाद में अपनी चेतना खोई। बाद में अपनी चेतना खोई। अब व्यवहार के विज्ञान को अपनाता है। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। अब व्यवहार की विधि को स्वीकारता है, ठीक है। यह कथन किसका है?
तो विलियम वुडवर्थ का है। किसका है? विलियम वुडवर्थ का है। ठीक है, विलियम वुडवर्थ का है। यह कुछ रहा मनोविज्ञान का विकास क्रम। ठीक है ना, ये कुछ क्या रहा? मनोविज्ञान का विकास क्रम रहा। ठीक है ना, तो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। ठीक है ना, इतना रहने देते हैं, बाकी कल मिलेंगे तो कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।